तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय, पहले नाम पढ़ो क्या थ्योरी है, पढ़ो एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय ये दुनिया का सबसे अच्छा आदमी मैक्सवेल, है ना। मैक्स हो गया मैक्सिमम, अब वेल मतलब अच्छा, तो मैक्सिमम अच्छा आदमी है, नाम ही इस मैक्सिमम अच्छा आदमी मैक्सवेल, गिवन बाय मैक्सवेल। अब इनका थ्योरी को भी फेल करके प्लैंक क्वांटम थ्योरी बना। तो थ्योरीज है गलत है ऐसा नहीं कहिएगा, जो डेवलपमेंट होता उसके हिसाब से थ्योरी बन जाता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल। अब थ्योरीज देखना है, थ्योरीज क्या क्या है, पॉइंट्स। नाम पढ़िए, इस कौन सा वेव लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो नाम में रखा हुआ है इलेक्ट्रो मतलब है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड से, और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, तो सुनिएगा क्या करता है। वैसा वेव जो न तो इलेक्ट्रिक फील्ड और न तो मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं सब, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे देखिए सट जाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड है। आ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दो तार ले लें, एगो पॉजिटिव और एगो नेगेटिव में, और कह दें कि छुओ, तो छुओ, छुएगा कोई? किस चीज से डर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। किस चीज से डर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऐसे से जाएगा, ऐसे करेगा, करंट लग जाएगा, लाइक दैट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई चार्ज बॉडी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, खींच नहीं रहा है, लेकिन यहां पे जाने से खींच लेता है, तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेव डिफ्लेक्ट नहीं करे, करे कि नहीं करे, नहीं करे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला पॉइंट यही है ना, द वेव विच कांट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहला पॉइंट वेव का यही लिखना है, द वेव विच कांट डिफ्लेक्टेड इन, the wave which can't deflected in electric field or इन मैग्नेटिक फील्ड। और यही दोनों फील्ड को साथ में लिख देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द वेव विच कांट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का शॉर्टकट लिखे हैं ईएम वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का शॉर्टकट ईएम वेव। ठीक है, लिख दिए। द वेव विच कांट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर। दूसरा डिफिनीशन है या दूसरा थ्योरी का पॉइंट है कि द वेव विच कैन प्रोपागेट इन वैक्यूम ऑल्सो, मतलब वेव को प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े। जैसे कोई वेव एयर में प्रोपागेट करता है, साउंड वेव को मीडियम की जरूरत है या नहीं है? साउंड वेव पास करेगा वैक्यूम में, मतलब कोई चांद पे जाकर के आई लव यू कहेगा तो सुनाई पड़ेगा? नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं। और एटमॉस्फेयर ही नहीं तो कुछ हो बोल दे, गलिया दे, चाहे लव यू बोल दे, बात एक के। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां भी चलेगा, है ना, ये चलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूसरा ही डिफिनीशन है, मतलब बहुत सारे लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करते, तो वो लिखते हैं कि वैसा वेव जो वैक्यूम में भी प्रोपागेट कर जाए, जिसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपागेशन के लिए। द वेव विच कैन प्रोपागेट इन वैक्यूम, डबल ई होता है वैक्यूम में, ऑल्सो वैक्यूम, देखो तो स्पेलिंग सही है वैक्यूम का, एक ही यू होता है। वैक्यूम ऑल्सो याद रहेगा ना, वैक्यूम ऑल्सो that is does not need material medium for the propagation, for their propagation। है ना, प्रोपागेट करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तीसरा डिफिनीशन नहीं, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagate with a speed of light, that is 3 into
10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को। स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3,00,000 किलोमीटर कह सकते हैं आप। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। Electromagnetic wave can propagate in vacuum also. Electromagnetic wave is transverse wave in nature. शायद आप पढ़े वेव दो तरह का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस वेव का एग्जाम्पल है? ट्रांसवर्स वेव का, है ना। और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का। लिखिए जल्दी। Electromagnetic wave is transverse wave in nature. ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंटिन्यूअस। ये एक पॉइंट गलत कर दिए थे प्लैंक साहब, बाकी सब ठीक ही है ना। लेकिन मैक्सवेल साहब कहे थे कि किसी भी सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है दे आर कंटिन्यूअस। लेकिन ये पॉइंट बाद में गलत हो गया था, तो लास्ट में लिख देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव emitted from any source is continuous। लिखिए, एक कंटिन्यूअस इमिशन वाला बात गलत। बाद में यही कंटिन्यूअस वेव क्वांटम बन गया। 9th में पढ़े थे कि 10th में पढ़े थे? ये सब पढ़े थे ना? सही में पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो एक एग्जाम्पल बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पढ़े थे तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जाम्पल। अल्फा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बीटा रेज, गामा रेज, कैथोड रेज, एनोड रेज। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले तो यही बात होना है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो तुम लोग को बता देते हैं, ये सब रटने वाला नहीं है। अभी अभी पढ़े ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बताओ, जिस वेव पे चार्ज होगा वो वेव तो डिफ्लेक्ट होगा ही। जिस वेव पे कोई ना कोई चार्ज होगा वो वेव डिफ्लेक्ट होगा। कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज था, डिफ्लेक्ट होगा। एनोड रेज पे पॉजिटिव चार्ज था,
डिफ्लेक्ट होगा। अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज था, डिफ्लेक्ट होगा। बीटा रेज पे नेगेटिव चार्ज था, डिफ्लेक्ट होगा। यानी ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। यहाँ पे ये जानना ज़्यादा जरूरी कि कौन नहीं है, जो है वो तो है ही है, लेकिन ये सब वेव नहीं है। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो सुनो, हम बताते हैं कुछ एग्जाम्पल, तो तुमको वैसे ही याद रहेगा। सन बाबा, सूरज बाबा ही है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? द रियल गॉड। एक दिन में समझ में आ जाता है आदमी को, है ना? तो सन बाबा से कितना तरह का रेज निकलता है? एक निकलता है विजिबल, नहीं, जिसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। अभी समझिएगा थोड़ा, सब बात समझ लेने से ना याद रहता है। ये क्या लिखे हैं? इंफ्रारेड। और देखो भी है अल्ट्रा वायलेट। तो तीन रेज तो यहीं पर दिखाई दे रहा है। ये विबग्योर पूरा, ब्लू, इंडिगो नहीं, वॉयलेट, ऑरेंज, रेड, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इंफ्रारेड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रा वायलेट रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव यानी मोबाइल वाला वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना? अल्ट्रा वायलेट रेज, विबग्योर, इंफ्रारेड, ये याद है, मतलब सबको पता है ना? पता होगा। इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल्स हैं, है ना? अब बताओ ऐसे से काय लिखे हैं सर? तो ऐसे लिखे आप ही लोग के लिए, है ना? याद रखना है सन बाबा का तीन रेज विबग्योर। आर के बाद देखो जी, जहां जहां याद करना है वहां हम ही लग जाते हैं। आर है तो इधर क्या होगा? इंफ्रारेड। और उधर भी है तब क्या होगा? उधर अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज, गामा रेज, खराब खराब रेज उधर, इधर जितना रेज होगा सब खराब। एक्स रे, गामा रेज खराबी रेज है, और इधर सब यूजफुल रेज। इंफ्रारेड रेज में एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, इसी के वजह से इंफ्रारेड रेज। माइक्रोवेव, ये जो दिन भर कान में लगा के सुनते होंगे ना, 98.3 हर्ट्ज पे बोल रहे हैं। माइक्रोवेव, FM, AM, है ना? माइक्रोवेव कहलाता है। रेडियो वेव, वो दिल्ली से बोलता है, आप सुन जाते हैं। मोबाइल वाला वेव, रेडियो वेव, यहां से हेलो कीजिएगा, लंदन सुनाई पड़ जाएगा, तो लॉन्ग रेडियो वेव, है ना? ये जितना आगे बढ़ता चला जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीज करता जाता है। क्या होता है इधर? वेवलेंथ इंक्रीजेज। तो एग्जाम्पल भी हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज्ड भी कर दिए। वेवलेंथ इंक्रीज करता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ का रेज रेडियो वेव, सबसे ज्यादा वेवलेंथ का रेज रेडियो वेव, करीब करीब 1 लाख किलोमीटर हो जाता होगा। कितना वेव का वेवलेंथ? एग्जाम्पल करके लिख दीजिएगा। और ये सब सारे एग्जाम्पल्स में आपको दिखेगा कि किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। रेडियो वेव के बाद लॉन्ग रेडियो वेव, गामा रेज का वेवलेंथ
10⁻⁻16 मीटर, और इधर में है 10⁻6 10⁻8 तक। 10⁻6 समझ रहे हैं जी? समझते हैं? 1 लाख हो जाता है ना, कि 10 लाख हो जाता है? 10⁻6 है, 10 लाख हो जाता है, यानी 10 लाख मीटर। इतना ज़्यादा वेवलेंथ, एक वेव का वेवलेंथ 10 लाख मीटर भी हो सकता है, और छोटा से छोटा 10⁻⁻16 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, यहां पे आपको याद रखना है कि एक पिकोमीटर बराबर कितना मीटर? हाँ देखिएगा, यहीं पे याद रखना है एक माइक। अच्छा अब लिखते हैं आगे, एग्जाम्पल करके लिख दीजिए आप। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप देख सकते हो इसमें ना कैथोड रेज है, ना एनोड रेज है, ना अल्फा रेज है क्या ये सब? नहीं है। इसमें सन बाबा का सब रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज और विजिबल रेज। ये 3 रेज सन बाबा से निकलता है। क्या? या संडे को नहीं आइएगा? एक भी बार टेस्ट नहीं दिए, और हम देखिए कितना जिद्दी हैं कि एक संडे को छोड़े भी नहीं। कल भी टेस्ट हुआ था, घर चल जाते हैं। मतलब घर छोड़ नहीं रहा है आपको। तो टेस्ट कैसे दीजिएगा? एक आध संडे को रुक जाइएगा तब दे दीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कल टेस्ट भी हुआ था, रेडॉक्स रिएक्शन का रिवीजन भी कराए थे। लिख दिए? वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज करता है। मतलब रेज का वेवलेंथ कितना छोटा हो सकता है? बोले सर 10⁻⁻16 मीटर तक। बहुत कम है यार, एक डॉट के बराबर है क्या ये 10⁻16 मीटर? डॉट के बराबर है क्या, हम ये पूछ रहे हैं ये। देखो 10⁻⁻6 मीटर को माइक्रोन मीटर कहते हैं, और ये आपके नेकेड आई से दिखता नहीं है। इसके लिए आपको लगता है माइक्रोस्कोप। ये तो 10⁻⁻16 मीटर है, तो एकदम से इनविजिबल है। और ये 10⁻6 मीटर है, यानी 10 लाख मीटर है, यानी वेवलेंथ इतना छोटा से इतना बड़ा तक हो सकता है। बड़े। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूरा 9th जैसा ही होगा। पहला वेवलेंथ। एनीवन टेल वेवलेंथ क्या होता है? वन फेज टू अनदर फेज, वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट। वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं साहब। वेवलेंथ को क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं।
देखो एक्चुअली में वेव क्या है भाई, तो कहता है लोग डिस्टरबेंस और एनर्जी, वाइब्रेशन, यही सब सुने होगा ना वेव के बारे में। तो सुनो, एक वेव का पार्टिकल ही है, ये अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, ऐसे और ऐसे। वेव कहने का मतलब है कोई एनर्जी आया और एनर्जी इस पार्टिकल को गया और ये अपने ही मीन पोजीशन पे आने बिना डिस्प्लेस हुए वाइब्रेट कर गया। ठीक है, तो वाइब्रेशन में क्या होता है कि ये मीन पोजीशन कहलाता है, मान लो 0, और ये सबसे एक्सट्रीम पोजीशन इन अपवर्ड डायरेक्शन या पॉजिटिव एक्सिस, ए हो गया। ए से फिर आ गया कहां पे, उसी पाथ पे 0 पे, और 0 से फिर एक्सट्रीम निगेटिव वाले टर्मिनल पे गया, कहां पे, बी पे, और फिर कहां गया, 0 पे। आने की ये हो रहा होगा ऐसे, पार्टिकल यहां से चल रहा है मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन ए पे जा रहा है, और फिर पार्टिकल वहां से लौट रहा है और फिर से मीन पोजीशन होते हुए एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है और फिर यहां आकर के लौट जा रहा है। क्या यही ना हो रहा होगा, 0 से ए पे गया, ए से फिर से 0 पे आया और 0 से फिर बी पे गया और बी से फिर कहां चला आया, 0 पे गया, ऐसे ऐसे एकदम से ऐसे फिर ऐसे। आने 0 से चला, ए पे गया, ए से फिर चला, 0 पे ही आया और 0 से बी पे गया और बी से फिर से कहां गया, 0। दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली जब देखते हैं तब कैसे देखते हैं, देखना, ये 0 बना दिए, ये ए बना दिया, ये बी बना दिया। पार्टिकल 0 से चला, पार्टिकल मीन पोजीशन से चला, ए पे गया, ए से फिर वापस 0 पे आया, 0 से फिर बी पे गया और बी से फिर 0 पे गया। बी तो ज्यादा नीचे चला गया, ज्यादा नीचे चला गया तो थोड़ा अरेंज कर देते हैं। ए से 0 से ए पे गया, ए से 0 पे गया, फिर 0 से बी पे गया और बी से फिर 0 पे गया। बोलो एक वाइब्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। यही जब भी वेव की बात आती होगी ये वाला ग्राफ आ जाता होगा याद, कि वेव है तो वेव है तो सीधा सीधा सोचने लगते हो ऐसे 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 वेव बना देते हैं। तो ये एक्चुअली में बनाते क्या है, तो ग्राफिकल एनालिसिस है एक वाइब्रेशन का या पार्टिकल के एक ऑसिलेशन का, ये ग्राफिकल एनालिसिस है। ठीक है, वेवलेंथ कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन। क्लियर है, कॉल्ड एज वेवलेंथ। सुने सब लोग। अब देखिए, अब अभी और सुनना है आप लोगों को। अब कोई कहे कि सर पार्टिकल मान लेते हैं कि ए से चला तब वन वाइब्रेशन नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। यदि पार्टिकल ए से चलेगा तो फिर 0 पे जाएगा, बी तक जाएगा, बी से 0 पे जाएगा और 0 से फिर कहां जाएगा, ए पे जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा। तो यदि हम इसको ग्राफिकली दिखाएं तो क्या ऐसे नहीं दिखेगा, ये देखिएगा, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे ए से चला और ए पे पहुंचा।
क्या नहीं दिखाएंगे क्या? ये भी तो एक वाइब्रेशन हुआ, इसको भी तो वेवलेंथ कहेंगे। दिस एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड क्रिस्ट। और ये एक्सट्रीम पोजीशन को भी ग्राफ का हम कहते हैं ट्रफ। ट्रफ कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, है ना। इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट है वो क्रिस्ट है, और ये पॉइंट भी क्या होगा? क्रिस्ट होगा, है ना। सिमिलरली यदि कोई कहता है कि भाई हमने जो वेव बनाया है वो बी से स्टार्ट हुआ है, तो यदि बी से स्टार्ट होगा तो फिर से कहां पे पहुंचेंगे हम? तो एक वेव नहीं हुआ क्या? एक वेव नहीं हुआ? जरा देखते हैं ये वाला वेव लगता कैसे है। ये वाला वेव कैसे लगता है? बी से स्टार्ट ही हुआ है, ऐसे देखिए ना, ऐसे। तो बी से स्टार्ट हुआ और बी पे पहुंच गया, तो ये भी तो एक वेव है। नहीं, देखिए आप लोग में इतना बचपना है, हम अभी भी खेलते रहते हैं। हम देखिए बी बनाए खेल के कि ये एक वेवलेंथ है, ये एक वेवलेंथ है। ये जो ग्राफिकली बनाए इसको भी हम वेवलेंथ ही कहेंगे, नहीं कहेंगे क्या? जब मोशन स्टार्ट बी से हुआ, जब मोशन स्टार्ट ए से हुआ, तो बस ये एक वेवलेंथ है या नहीं? ये बताइए, बोलिए, क्या है ये वेवलेंथ? अरे बूझता है, खेला ही तो किए। लेने में ज्यादा कि टेढ़ा हो जाता है। यहां से यहां के डिस्टेंस को वेवलेंथ बताएं, यहां से यहां की डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बताएं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। और हम तो बताते हैं कि सबसे अच्छा डिफिनेशन तो ये वाला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। उसी से टू क्रेस्ट टू ट्रफ निकल के आता है। बना फोटो जल्दी से, तब लिखेंगे डिफिनेशन। अब कभी वेवलेंथ के डिफिनेशन तो ना भूलोगे। चलो दूसरे में लिखते ना डेफिनेशन क्या जाता है। कोई ऐसे तो नहीं पूछ रहा है सर कौन वाला बनाए? सब तो
बना दिए? अब बहुत देरी करते हैं तो बनाएंगे जल्दी से। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रिस्ट known as wavelength. Distance between two consecutive trough known as wavelength. Distance traveled by wave to complete one vibration called as wavelength. यही वाला एक ठो पढ़े होंगे शायद, ऐसा एक पेंडुलम रहता था ऐसा, इसको जर्क देते थे तो इधर जाता था, इधर जाता था, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, एक वाइब्रेशन है ना, एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन। बड़े बड़े तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पार्टिकल to complete one vibration or oscillation known as wavelength. Distance traveled by the wave particle to complete one vibration or oscillation known as wavelength, या distance between two consecutive crest or trough known as wavelength. बताना है कितना वेवलेंथ है, कितना वेवलेंथ है, कितना वेवलेंथ है।
कितना कितना वेवलेंथ, ये कितना वेवलेंथ होगा, λ/2। बोले कैसे, तो यहाँ एगो डिस्टेंस क्रिस्ट वाला ये इतना चला और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चला, ये कितना वेवलेंथ है, इतना इतना ही करके 4 बार में तो पूरा हुआ है। ये कितना वेवलेंथ है, 4। ये कितना वेवलेंथ है, λ प्लस λ/4, 5 λ/4। ये कितना वेवलेंथ है, 1 लैम्डा यहां से लेके यहां तक, प्लस ये λ/2 प्लस ये λ/4, यानी इतना से यहां तक 3 λ/4 था। तो कितना आया, 7 λ/4। लिख दीजिए एग्जाम्पल, और क्या करें वेवलेंथ को समझाने के लिए। जल्दी जल्दी, टाइम पास जैसे हुआ जे, खूब वेवलेंथ का फोटो बनाए। हो गया, बढ़े बढ़े। नाउ यूनिट ऑफ वेवलेंथ, चूंकि वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, है ना। अब इसी में थोड़ा कम होगा, देख लो जी, एक बार फिर लिख देते हैं यहां पे, इसको क्या बोलोगे, कितना मीटर के बराबर, इसको देखो, इसको क्या बोलोगे, नैनोमीटर। कितना, 1 एंगस्ट्रम, 10⁻⁻10 मीटर। एक पीएम लिखा रहेगा, पिकोमीटर, कितना, 12 मीटर। यही डिस्टेंस और फर्मी पिंड -15 मीटर होता है।
मोटे मोटे तौर पे ये रहेगा, वेवलेंथ के यूनिट में ये इस्तेमाल किया हुआ रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यूनिट वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ नोन एज वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ नोन एज वेव नंबर, यूनिट पर मीटर। ये सब सेंटीमीटर में कितना होगा जी? जैसे एगो याद रखो, उसी से बाकी सब याद रखना। 10 पर पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 पर पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 पर पावर 10 माइनस 10 मीटर, या 10 पर पावर माइनस 8। अब इसी के तर्ज पे याद रखना, तो सबका दो दो वैल्यू मीटर सेंटीमीटर में याद रखोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, बढ़े। तीसरा, वेव नंबर के बाद थर्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। किसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड? देखो तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको जे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन known as amplitude of wave।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। चौथा नंबर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सैंबल है न्यू या ईटा या एफ लिखा रहेगा कहीं कहीं, इस सैंबल को बोलते हैं न्यू, इसको बोलते हैं ईटा, EETA, ईटा। किसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तुम लोग इतना दिन में तो सब अल्लू अर्जुन को पहचान ही गया होगा यार, नहीं? अल्लू अर्जुन नहीं पहचानता तुम लोग? अरे पुष्पा वाला हीरो जो झुकेगा नहीं, पहचानता है? अरे वाह, ये कौन है जिसको ध्यान नहीं है? उसको काहे लोग पहचानता है जानते हो? उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सलमान खान किसी को दो चार घूंसा मारता है तब तक कि वो 20-25 फेट मार देता है, इसलिए अल्लू अर्जुन को सब ज्यादा जानता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाई पार्टिकल पर यूनिट टाइम, या फिर कह दो ना नंबर ऑफ घूसा मेड बाई अल्लू अर्जुन पर यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी हो गया अल्लू अर्जुन की फ्रीक्वेंसी। अल्लू अर्जुन का फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ घूसा पर यूनिट टाइम, तो वाइब्रेशन ही हुआ ना वो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम नोन एज फ्रीक्वेंसी। वो जो वाइब्रेशन देख रहे थे ना वेव पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन में, वो कितना बार हो पाता है, इसी बात को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या होता है? यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, HZ भी बोलते हैं, और वैसे पर सेकंड है ना, पर सेकंड। चूंकि फ्रीक्वेंसी कहते हैं
फ्रीक्वेंसी बराबर नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाई टाइम, टाइम पीरियड नहीं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक, तो टाइम को कहेंगे टाइम पीरियड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक, तब टाइम को कहेंगे टाइम पीरियड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी बराबर नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। अगला आने वाला है फ्रीक्वेंसी के बाद टाइम पीरियड। तो जब वाइब्रेशन एक हो जाएगा तो इसी टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे, है ना। मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वहां पे क्या था कि नंबर ऑफ घूसा मेड बाई अल्लू अर्जुन पर यूनिट टाइम। अब है हाँ, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन घूसा, एक घूसा मारने में कितना समय लगा, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। तो वेव का पश्चिमी प्रॉपर्टी टाइम पीरियड। देखते हो ना, अभी VFX से हीरो जब घूसा नहीं मार पाता है तो अपने घुमा घुमा के 3-4 बार मरवा देता है। बोले जिस हीरो में जितना ज़्यादा उस तरह का काम लगता है वो रैंकिंग में उतना पीछे चला जाता है। अल्लू अर्जुन आगे आगे, चूँकि उसमें फ्रीक्वेंसी मूवमेंट ज़्यादा दिखाई देता है। बढ़े। पांचवा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड T, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और ऑसिलेशन बाय वेव पार्टिकल known as टाइम पीरियड। तो अभी अभी पढ़े हम लोग फ्रीक्वेंसी बराबर नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय टाइम। तो यदि नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक हो जाए तो टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड T। फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे न्यू, है ना। तो जरा देखो अपने आप, टाइम पीरियड T बराबर क्या हो गया, 1/न्यू, 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड को और भी हम लोग डिफाइन करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी नोन एज टाइम पीरियड। यूनिट क्या होगा, सेकंड, यूनिट होगा सेकंड।
लिख दिया। लिखा। नाउ सिक्स्थ नंबर, वेव वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, फिजिक्स के जैसा नहीं है, माइनस वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होता वेव को। तो वेव वेलोसिटी या स्पीड, तो किसको कहेंगे स्पीड? स्पीड किसको कहते हैं बताओ ना जल्दी से। डिस्टेंस ट्रेवल, तो कौन ट्रेवल करता था वहां डिस्टेंस? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पार्टिकल, वेव पार्टिकल, distance traveled by the wave particle, that is wavelength per unit time known as wave velocity। क्या? तो c बराबर, वेव वेलोसिटी को c लिखें, c बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। और एक वेवलेंथ तय करने में यानी एक वाइब्रेशन तय करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? देखिए कुछ नया है क्या, वही डिफिनेशन है, बात केवल बढ़ गया। वहां पे डिस्टेंस बाय टाइम लिखते थे, यहाँ वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड लिखेंगे, है ना। तो c बराबर लैम्डा बाई टी, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए ना जी देख के। c बराबर लैम्डा गुना 1/t, लैम्डा गुना 1/t। जरा बताइए 1/t को क्या बोलते हैं? अभी तो बोले थे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो c बराबर लैम्डा न्यू, तो न्यू लैम्डा बोलिए। c बराबर, क्या दिक्कत है, c बराबर न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा, c बराबर न्यू लैम्डा, c बराबर न्यू लैम्डा, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ of electromagnetic wave known as wave speed और wave velocity। c बराबर न्यू लैम्डा, c बराबर न्यू लैम्डा, c बराबर न्यू लैम्डा, c बराबर न्यू लैम्डा।
या फिर c बराबर लैम्डा बाई टी भी, न्यू लैम्डा तो है ही है, c बराबर लैम्डा बाई टी भी। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यूनिट। जो वहां पे होता था वही यहां पे होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या है कहीं पे? पिछले दिन दिए थे ना पेज एक, इस बैच में बांटिएगा, कहाँ है? वो तो टेस्ट वाला दे दिए ना, तो आप सुधरिएगा नहीं, आज ऐसे पूछते रहते हैं महाराज, एक तो रख दीजिए। तो c बराबर न्यू लेमडा देख लिए। अब देखिए c बराबर न्यू लेमडा, c का वैल्यू कितना, सिंस 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आने की ये वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो c तो हमेशा कांस्टेंट होगा। आनी थोड़ा सा समझदारी वाला बात है, न्यू लैम्डा बराबर
वेव वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है, जिसका गुना 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, यानी कि न्यू बराबर कांस्टेंट बाई लैम्डा, यानी कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्रीक्वेंसी of electromagnetic wave is inversely proportional to the wavelength of electromagnetic wave। मतलब ये कि विबग्योर इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ऐसे इधर से इधर जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा था, वेवलेंथ इंक्रीजेज, तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब बताओ, रेड वेव का वेवलेंथ ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होता है ब्लू से, है ना। जल्दी से उतार दो। फिर आज एक क्वेश्चन पेपर दिए, उसमें आंसर नहीं है, आंसर लिस्ट आप लोग को बनाना है। अब कितना तरीका अपनाएंगे हम, उसका आंसर शीट बनाना है आपको, 10 सवाल दिए। और उसका आंसर शीट शक्ति दिखाएगी हमको। और चाहे जैसे बनाओ, अपने से बनाओ, गूगल से बनाओ, किताब से देख के बनाओ, उसका आंसर शीट दिखाना है। हालांकि अभी सारा क्वेश्चन हम पढ़ाए नहीं हैं, फिर भी अब प्लास्टिक का फाइल वाइल बना के वैसे ही रख देते हो ना। चल, क्वेश्चन सब बहुत वैल्यूएबल है उसमें, ऐसा नहीं कुछ समझना कि ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें सब क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बैंक से है। और नीट का क्वेश्चन बैंक, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, तो मेहनत तुम्हारे लिए किया गया है, इसलिए उसको बनाओ। आजकल तो बहुत सारा तरीका बनाने का, शुरू तो करो कोई भी तरीके से। बनाते बनाते दिमाग में आएगा ना कि अपने से बनाते ज़्यादा अच्छा था, इसलिए शुरू करो। देखो बाबू, ये न्यू लैम्डा बराबर कांस्टेंट है, न्यू लैम्डा बराबर कांस्टेंट है। जिस कांस्टेंट की वैल्यू, जिस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आनी है, मतलब न्यू1 लैम्डा1 लिखो बराबर किसके होगा, न्यू2 लैम्डा2, चूंकि दोनों का गुना तो बराबर ही आना है। न्यू2 लैम्डा2, न्यू2 लैम्डा2,
है ना, न्यू1 λ1 बराबर न्यू2 λ2। बस, और क्या, और क्या। अब अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। उस पेपर को लेते जरूर आइएगा, है ना। जो आज डीपीपी मिला है उसको लेते जरूर आइएगा, है ना। पिछले दिन भी 10-20 क्वेश्चन का होमवर्क था, आज भी 20 क्वेश्चन मिल ही गया, तो काम तो मिल ही